गुड आफ्टरनून सर। बहुत ही इंटेंसिव डिस्कशन थी। इस एनआरआई ड्रीम के ही बारे में कुछ एक क्वेश्चन है बट डिफरेंट। अभी रिसेंटली वेडिंग सीज़न हुआ है, चल ही रहा है एंड मैं कोई एक शादी में गई थी और सडनली इट्स स्ट्रक मी जो विदाई के गाने होते हैं वो कितने अजीब हैं। एक बहुत ही फेमस गाना है जो बहुत पुराना है पर वो अभी तक चलता आ रहा है विदाई के टाइम पे। एक दाता मूवी थी कोई 1989 में और उसका गाना है बाबुल तेरी बिटिया समथिंग समथिंग, और उसका एक पर्टिकुलर कुछ जो बोल हैं वो है कि बेटी अपने बाबुल की किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। खूब सुना। ये दस्तूर ये दुनिया का हम सबको निभाना है। और फिर 2018 में एक मूवी आई थी राजी, जो एक एक्चुअली एक बोल्ड गर्ल की कहानी थी, बट आयरॉनिकली उसमें उसकी विदाई में ये बोल है कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। और तो ये गाने खूब चलते हैं। और इसका जो एनआरआई जो द थिंग अबाउट एनआरआई ड्रीम, ये दुल्हन ही डिसाइड करती है ये गाना बजेगा मेरी विदाई पे, और वो जा रही है एंड पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इमोशनल बिकॉज पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। सो कॉल्ड लिबरल विमेन, फेमिनिस्ट विमेन और सब, मतलब सब मिलके सिस्टर्स बहनें सब लोग ऐसे ग्रुप में फोटो खिंचा रहे हैं एंड क्राइंग एंड, तो ये जो इमेज है ये क्यों नहीं बदल रही है? Why are we stuck with this image? ये आप बताइए ना, आप महिला हैं, आप क्यों तैयार हो जाती हैं अपना घर छोड़ के जाने को? मुझे तो नहीं समझ में आया कभी भी, पर आप लोग चले जाते हो तो आपको उसमें कुछ आता होगा मजा। आप बताओ, मैं क्या बताऊं? भाई मैं बहुत पहले से घोषणा कर चुका हूं, मैं आधी बुद्धि का आदमी हूं। आप लोगों को जो ये समझ में आ जाती है मुझे समझ में ही नहीं आती। क्यों चले जाते हो? महिला आप हो, आप बताओ, या आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? या आपको पहले से ही आपने कुछ साजिश वगैरह कर रखी होती है, जाना है, भागना है, क्या करना है, मतलब कैसे? मैं तो ना छोड़ूं अपने माँ बाप को, कुछ हो जाए। मैं यहाँ आया हुआ हूँ, वहाँ अभी भी मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर ही पड़े हुए हैं। मेरा यहाँ आना मुझे लग रहा है जैसे आधा व्यर्थ जा रहा है। आज रात को ही भाग रहा हूँ वापस। आप लोग कैसे अपने बाप को छोड़ करके चले जाते हो, बताओ ना। कैसे चले जाते हो? और ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चले जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। विदेश चले जाते हो, साल में एक बार लौट के आते हो। बोरियत हो जाती है। हाँ, पहले के जीवन से बोरियत हो जाती है। अच्छा, बोर हो जाते हो इसलिए। हाँ, आप बताओ ना। माँ बाप का घर अच्छा नहीं लगता? या माँ बाप से इतनी दुश्मनी रहती है कि जहां जाते भी हो वहां माँ बाप को नहीं ला सकते? चलो कहीं और जाना है, जहां जा रहे हो माँ बाप को लेके जाओ ना। माँ बाप है भाई, क्यों छोड़ रहे हो उनको? समस्या क्या है? या अत्याचार कर रहे थे वो? खुंदक थी कुछ? तो ये घर छोड़ छोड़ के क्यों भागती हैं भारतीय महिलाएं? पूरी दुनिया में यही रिवाज है, लेकिन भारत में और ज्यादा है। क्यों है? मुझे नहीं समझ में आया कभी। अरे रुकिए, देखिए कुछ उद्गार हैं उधर। आप बैठिए, मैं बात करूंगा आपसे। मुझसे पूछ रहे? मैं तो बचपन से ही विस्मित हूं कि ये चल क्या रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। नमस्ते आचार्य जी। इसी मुद्दे को मैं बोलना चाह रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक माँ बाप की ही मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि वो, अरे मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती घर से निकाले, मैं तो ना निकलूं। बेटियों को
बेटियों के घर नहीं आना चाहते। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बेटी पराई है या फिर उनके घर कैसे माँ बाप जो रुके, कह रहे हैं सो कह रहे हैं, बेटी ने रुकते कैसे नहीं छोड़ है। दिया माँ बाप को, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वैसे तो हम इतनी बातें करते हैं पितृ ऋण इत्यादि, तो पितृ ऋण पुत्री पर नहीं होता क्या? या मां का दूध बेटी ने नहीं पिया होता है क्या? वो ऋण कहां गया? कैसे उतारोगे? कहीं और जाकर के झाड़ू पोछा करके? झाड़ू पोछा ही करना है, अपने ही घर में कर लो। गलत कुछ? वहां काहे के लिए भागते हो? आप जो भी तर्क देंगे मुझे पहले से पता है। मेरी समस्या यह है कि मेरी बुद्धि आधी है, तो मुझे वो तर्क समझ में ही नहीं आते। मेरी मौसियों की विदाई हो रही थी, मैं छोटा था। मेरी कई मौसियां, एक के बाद उनकी शादियां हो, और विदाई के समय पर ये भयानक माहौल, 20-40 औरतें छाती पीट पीट कर रो रही हैं, कोई 2-4 बेहोश हो गई हैं। ये हमेशा होता है। हो सकता है बड़े शहरों में होना बंद हो गया हो, छोटे शहरों में अभी भी होता होगा। पछाड़ खा खा के गिर रही हैं महिलाएं। जब विदाई हो जाती है तो होता ही है हमेशा कि 2-4 बेहोश हो गई हैं, उन पे पानी वानी डाल के होश में लाया जा रहा है। और उसमें से 10-12 ना एक्सपर्ट होती हैं वो गाने की, और वो इतने भयानक विदाई गीत गाती हैं। बेटियां जो जई हैं धनिज वामा बड़ी है, कोलिती आता है हमार। और मैं छोटा, मैं कहा ये काम अगर इतना ही गंदा है तो हो क्यों रहा है? इतना दर्द है, इतना रो रहे हो। बाबू करे जवामा पई है दरार रे, भैया जो कहिए रे महीनी हमार। और बबल बबल बबल, मैंने वहां क्रांति कर दी। मैंने कहा नहीं होगा ये, जब ये इतनी गलत चीज है तो होनी ही नहीं चाहिए। इतना रो रहे हो माने दुख है, अगर इतना दुख है तो कर क्यों रहे हो? तो दूसरी विदाई में मुझे दूसरे घर में बंद कर दिया गया। वो सुबह से ही तय कर लिया था कि इसको बाहर मत आने देना। देर रात तक शादी चलती है, 3-4 बजे तक, और सुबह सुबह एकदम 5-6 बजे कार्यक्रम होता है। मैं ताक में बैठा था, मैं रात में सो लिया। मैंने कहा सुबह विदाई करेंगे, मैं अड़ूंगा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया, बोले इसको बाहर मत आने देना। ये उल्टे पुल्टे सवाल करता है। मैं बहुत छोटा, मुझे तब से नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा इतनी तैयारियां करते हो, 6-6 महीने पहले से दहेज का वो बिस्तर लाके रख दिया, बड़े बड़े बर्तन आने लग जाते थे। मैं मध्यम वर्गीय घरों में यही होता है, एक साथ आप दहेज नहीं इकट्ठा कर पाते, तो आप जब देखते हो जवान हो रही है तो धीरे धीरे करके पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। कभी एक चीज आती है, कभी दूसरी चीज आती है, सब रखा है यार, उससे क्यों आया है, नया फ्रिज क्यों आया है, कोई बताता नहीं है। फिर आधी बुद्धि को दूना समय लगाकर समझ में आता है ये जाएगा इसलिए आया है। काहे को इतना रोना क्यों? अगर इतने दुख का काम है तो करना क्यों? मजबूरी का तर्क मेरे गले कभी उतरा ही नहीं। अरे मजबूरी है, करना होता है। काहे की मजबूरी है? तुम बाप हो, वो बेटी है, बीच में मजबूरी कहां से आ गई? किसकी मजबूरी है? कौन कर रहा है मजबूर? नहीं समझ में आया मुझे, आप बताओ ना। ये किसका दबाव? सामाजिक दबाव माने किसका दबाव? सब कर रहे हैं तो फिर उनको लगता तो कैसे दबाते हैं आपको? है कि हमारी अपनी कोई छवि नहीं रखती है ना अपने लिए, तो छवि के लिए तुम अपनी बेटी भगा दोगे क्या? हाँ फिर उनसे उसको अपनी छवि अच्छी लगती है ऐसा करके। वो तुम्हारी बेटी है। नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा। मेरी बेटी है, कोई 5वां 7वां 8वां तीसरा चौथा आदमी कुछ कह रहा है, उसके लिए मैं अपनी बेटी घर से निकाल दूं? उसे पैदा करने से पहले भी तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। बच्चे किसी तीसरे चौथे को दिखाने के लिए पैदा करे थे, कैसे?
वही था ना, शादी इसीलिए तो की थी ना फिर उन्होंने, क्योंकि पूरी कहानी से पहले ही तो ऐसा हो गया ना, तो फिर जीवन भर स्वांग क्यों करते हो कि प्रेम है? अगर सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए ही करा है तो बच्चे से झूठ क्यों बोला कि तुझसे प्रेम है? सीधे बोलते कि तुझे पड़ोसी को दिखाने के लिए पैदा करा है। ऐसे फिर वो कह सकते हैं कि वो उतना सच ईमानदारी नहीं रखना चाहते हैं। ईमानदारी नहीं है तो फिर वो विदाई पर आंसू कैसे आ गई? इतनी बेईमानी के आंसू? नाटक है। नाटक में इतने नहीं आंसू, बेहोश हो गई थी वो, तुम कह रहे हो नाटक है? तो मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि वो भी फिर छवि ही दिखाना चाह रहे हैं वहां पे कि संस्कारित है। तो ऐसा नहीं है यार, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, फिर भी करे जा रहे हो। और यही बात बहुत अजीब है, पूरी तरह नाटक भी कर रहे होता ना तो भी ठीक था कि एक दूसरे को बुद्धू बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, बना लो। होती है, तकलीफ भी होती है, क्यों झेल रहे हो तकलीफ, यही मुझे समझ में नहीं आता। संस्कृति की आप लोगों की बातें अमूल्य हैं। गलत संस्कृति। सर, ये जो पूरा शादी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पैदा होते हो, आप 18 साल तक आपको बड़ा किया जाता है माँ बाप के द्वारा, और उसके बाद आप एक दिन जो है आपको कह दिया जाता है कि आपको जाना है, तो यही कहीं ना कहीं फीमेल फिटिसाइड को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? हाँ करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अभी उस पर आ जाऊंगा। मैं पहले ही समझना चाहता हूँ वो चली क्यों जाती है। बाकी तो सब ठीक है, वो क्यों चली जाती है? हाँ, घर में कोई मार रहा था? नहीं भाई, अगर माता पिता को कुछ हो जाएगा तो बाद में हमारा क्या होगा? माता पिता को भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ हो गया तो उन्हें क्या? नौकरी कर लो ना। वो अब ये जब तक बैठे दिमाग में, तब जिनकी नौकरियां लगी होती है ना वो भी चली जाती है। काहे को चली जाती है? सिक्योरिटी वाला इशू रहता है। कौन देगा सिक्योरिटी? जिसके यहाँ जा रहे हो कई बार वही मर्डर करता है, सिक्योरिटी कौन देगा? पहले तो ये मान के चलते हैं कि ऐसा सही होगा। हाँ, पहले तो असम्पशन रहता है कि इस बाद में सब यार सही जो हो तुम्हारा जाएगा। बाप है, जो तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, वो सिक्योरिटी देंगे? या एक अनजान आदमी जो कि तुमसे शादी कर ही रहा है तुम्हारी देह देख करके, वो तुमसे सिक्योरिटी देगा? उन्हें लगता है कि उनके चले जाने के बाद फिर ऐसा। किनके चले जाने? माता पिता जी के। माता पिता अभी जिएंगे 30-40 साल, इतनी जल्दी नहीं चले जाते। जब लड़की की शादी होती है तो बाप कितने साल का होता है आमतौर पे? 50? इतनी जल्दी मर जाएगा क्या? ऐसी क्या समस्या आ गई? और भाई भी तो है वो क्या करेगा? 20 साल तक तुम्हारे साथ साथ कूदता फांदता था, लड़ाई झगड़ा कपड़े फाड़ना, अब वो सिक्योरिटी नहीं देगा? सर, मुझे लगता है बायोलॉजिकल नीड्स होती है, तो कंपेनियन सब ढूंढ रहे होते हैं, तो लगता है कि अच्छा शादी एक एक्सेप्टेड फॉर्म है सोसाइटी में किसी के साथ रहने के लिए। बायोलॉजिकल नीड्स मेरी भी थी, मैं भी जवान हुआ था। मुझसे कोई बोलता वो तभी पूरी होंगी जब फलानी लड़की है घर में जाके रहने लग जाओ और चूल्हा चौका बर्तन करो। मैं कहता बायोलॉजिकल नीड्स कहीं भाड़ में। माने शारीरिक ज़रूरतों के लिए, माने सेक्स के लिए मैं किसी लड़की के घर में जाके परमानेंट निवासी बन जाऊं, ये तो कभी ना करूं मैं। 1-2 दिन ठीक है, हो गई नीड्स पूरी, चलो अब वापस क्या करना है? इतनी बड़ी कौन सी नीड्स है कि उम्र भर के लिए कहीं बस जाओ? इतनी भयानक काम वासना, ये क्या होता है? सर पता नहीं, सोशल कंडीशनिंग होती पता है। नहीं तो कर कैसे लेते हो? जो चीज पता नहीं वो करे जा रहे हो। देखो कुछ कह रहे हैं। सहजीवन कर मतलब साथ साथ रहना है लाइफ पर, तो किसी को मतलब एक के साथ तो रहना पड़ेगा ना। जिसके साथ रहना उसे अपने घर क्यों नहीं बुला लेते? हाँ, पर और अगर मतलब वो ऐसा है कि तुम्हारे घर आना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके साथ रहना क्यों है फिर? मेरा कोई दोस्त बने और कहे कि दोस्तों पर तेरे घर नहीं आऊंगा कभी भी, हाँ तू मेरे घर आ, तो मैं उससे दोस्ती करूं क्यों? या तो बराबर का हो कम से कम खेल, थोड़ा तू मेरे यहाँ थोड़ा मैं तेरे यहाँ जाऊं। ऐसा आदमी दोस्ती करने लायक कहां से हो गया जो मेरे घर ही नहीं आ सकता और जो शर्त रख रहा है कि अपने माँ बाप को छोड़ तभी तुझसे दोस्ती करूंगा? ऐसे से मैं दोस्ती करूंगा क्यों? मतलब ये उलट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे क्यों नहीं होता है? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता तो तुम क्यों लड़की अपने घर बुला लेते हो?
क्यों? शायद देखते आ रहे हैं, मतलब मान्यता है, कंडीशनिंग है, वही। तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। मेरी बहन है छोटी, 3 साल छोटी है मुझसे, मस्त ऐसी थुल 1-1.5 साल की थी, एकदम डॉल टाइप। मैं खेलता था उसके साथ, उसके बाल बड़े बढ़िया थे, झब्बा बाल, छोटे बच्चों के जैसे हो जाते हैं। रीवा में है ननिहाल मेरा, मध्य प्रदेश। तो उसको एक दिन मैहर ले गए, मैं भी चला गया साथ में। उस ज़माने में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसको, हाँ, मुंडन, उसको बैठा दिया और उसके सर पे लगे उसको बाल मूंडने। तो लगी ज़ोर ज़ोर से रोने, वो ज़ोर से रोने लगी तो मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे नहीं समझ में आया क्यों कर रहे हो ये। और फिर वहाँ सब घर की महिलाएं बैठी हुई थी, मैंने फिर क्रांति कर दी। मैं कहती ऐसे अगर कोई आपके बाल मूंडे तो आपको कैसा लगेगा। अब हिंदू घर में महिलाओं से ये बोलोगे तो क्या होगा, थप्पड़ पड़ा जोर का, अलग कर दिया गया, इसको ले जाओ जीप में बैठा दो। ड्राइवर लेके गया जीप में। क्यों करना है ये? इतने अच्छे उसके बाल थे, क्यों मूंड रहे हो? क्या समस्या है? कोई मेडिकल रीजन हो तो बताओ। वो तो है नहीं, कुछ भी करते रहते हो बिना सोचे, विचार कहीं है ही नहीं। सर बचपन से एक कंडीशनिंग ही बन जाती है कि ऐसे ऐसे लड़की हो तुम तो ऐसे ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। मतलब हम भी ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं। इतना पढ़ी लिखी हैं। नहीं, पर बचपन से ये सीखा है, फिर समझ ही। बचपन से पढ़ लिख भी तो रही हैं। और पढ़ने लिखने का मतलब होता है, सोचो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, है ना? फार्मेसी किया है, फिर डिजाइन। आप फार्मेसी करा, डिजाइन करा, उसमें आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने सॉल्व करी हैं। आपको एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड दिया गया है। आपसे बार बार कहा आप एग्जाम तभी क्लियर करो आप सोचोगे। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, वो सब आपने किस लिए करा है? ये आपका थॉट ये किस लिए है? एक भी मॉलिक्यूल बन सकता है फार्मेसी में बिना एप्लीकेशन ऑफ थॉट के? तो बिना एप्लीकेशन ऑफ थॉट के जिंदगी कैसे बन गई? कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जी, ये नहीं तो फिर क्या माने? घर में हो तो समस्या क्या है? नमस्ते सर। सर इसी टॉपिक पे आप बोल रहे थे ना, ऐसी क्या मजबूरी होती है। मतलब मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। एक तो ये होता है कि तुम खुद इवॉल्व हो जाते हो, पर तुम्हारे पेरेंट्स उस लेवल पे इवॉल्व नहीं होते। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी रिसेंट डेज में, उनको ना मतलब दया सी आने लग जाती है कि अगर वो चाहते भी हैं कि वो तुम साथ में रहो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि तुम ना रहो, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई लाइफ में अगर वो चीज नहीं हुई जो सोशली तो होती है। साफ बात क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं रह गई है, और कोई कमी होगी तो मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। पढ़ी लिखी हूं, कमाती हूं, सोच विचार रखती हूं, जीवन के निर्णय कर सकती हूं। कौन सी कमी की बात करें? 2 ही कमियां होती हैं कि सेक्स नहीं मिल रहा होगा और किसी पुरुष का साथ नहीं मिल रहा है। और कौन सी कमी होती है? विवाह करके आपको और कौन, बच्चा ये नहीं मिल रहा। कर लीजिए ना बात उनसे। मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाते ये चीज कि कोई लड़का आके हमारे घर में साथ रह रहा है। मतलब वो ये चीज इमेजिन कर पाते कि एक लड़की आ जाएगी भाई की वाइफ। वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ, वो अपनी बेटी को उठा के कहीं ऐसे फेंक देंगे, ये इमेजिन कर लेते हैं। उनको लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा। उनको लगता है सबका बढ़िया ही तो चल, उनका एक्चुअली यही होता है कि सबका बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा ही तो खराब चलेगा। ज्यादातर माएँ जो अपनी लड़कियों की विदाई करती हैं, उनका अपना विवाह अच्छा नहीं चला होता, तो वो कैसे इमेजिन कर लेती है कि लड़की का अच्छा चलेगा?
माँ है जो खुद अपने वैवाहिक जीवन में दुखी रही है, उत्पीड़ित भी रही है, वो अपनी लड़की की विदाई कर रही है और उसने कैसे कल्पना कर ली कि लड़की का खेल अच्छा चलेगा? बट एक्सेप्टेंस नहीं है। और सर मैं दूसरा पॉइंट ये बोलना चाह रही नहीं, थी। देखिए एक्सेप्टेंस, मैं आपकी बातें समझ रहा हूं पर समझना चाहता नहीं हूं, ठीक है? सर पेरेंट्स का भी यही है, वो समझते हैं पर समझना चाहते नहीं है। सर इसीलिए मैं पेरेंट्स से कर ही नहीं रहा ना बात। सर मैं किससे रहना कर तो रहा हूं? उनके घर में ही है ना फॉर सम टाइम अभी, जब तक खुद का कुछ बिल्ड होगा तो अपने घर में चले जाइए। दैट थर्ड ऑप्शन इज देयर। ठीक है, अगर माँ बाप इतने ही क्रूर किस्म के हैं कि कह रहे हैं मेरा घर है यहाँ तू रह ही नहीं सकती, मुझे नहीं लगता ज्यादातर माँ बाप इतने पहुंचे हुए होते हैं कि निकल बाहर अगर शादी नहीं करेगी तो। ऐसे होते हैं क्या? ताने तो कहीं भी जाओगे तो पड़ेंगे। पापी फेस बन जाता है बस, और कुछ नहीं है। सास के ताने खाने से अच्छा है माँ के ही खा लो। गलत? कम से कम अपनी माँ है। सर देखिए, एक हाँ बोलिए। सर दूसरा पॉइंट यही था मेरा कि सर लड़के कभी भी, मतलब लड़कियों के क्वेश्चंस है क्योंकि दे गो थ्रू इट, सो दे हैव दीज क्वेश्चंस कि व्हाई शुड आई गो थ्रू इट। बट सर लड़कों के कभी, पहली बात मैंने कोई लड़का नहीं देखा हु इज रेडी टू डू दिस। जो नहीं कर रहा उससे मत करो ना शादी। क्यों करनी है? नहीं छुओ, नहीं, दूर दे रह। आर रेडी टू गो टू द गर्ल्स हाउस एंड भाई तू मेरे घर नहीं आ सकता तो मुझे तेरे साथ रहना नहीं है, खत्म बात। ऐसे नहीं है सर, मैंने तो कोई नहीं देखा। सरप्राइज तो नहीं रहना, किसी के साथ नहीं रहना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उनकी भी तो फ्री, मतलब वो इस चीज को समझते हैं कि यहाँ बंधन है तो वो अग्री नहीं करते हैं, विच इज गुड। आई फील इट्स गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है। बट देन यू शुड opt for a third option where both of you go outside of both the parents' houses and then settle. बिल्कुल ठीक है। या आप अपने घर में रहो, अपने घर में रहे, अच्छी बात। बीच बीच में गोवा, क्या समस्या है? ये एक Thank you. क्रूर परंपरा है। ये जो चीज है ये क्रूर है, और इसी क्रूरता ने महिलाओं के मन को बिल्कुल विकृत कर दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ दिया है। एक अपरूटेडनेस की भावना, जड़हीन होना, मूलहीन होना। मूल समझते हो? जड़, रूट, वो महिलाओं में हमेशा रहती है। वो सदा के लिए आश्रिता बन जाती है, आर्थिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से। मनुस्मृति वगैरह तो कहते भी हैं कि बचपन में उसे पिता पर आश्रित रहना है, जवानी में उसे पति पर आश्रित रहना है, और बुढ़ापे में उसे पुत्र पर आश्रित रहना है। और आगे ये भी कहते हैं कि ठीक ही है कि वो कभी स्वतंत्र ना रहे। अभी आपको तय करना है कि आपको ये सब मंजूर है कि नहीं। और अगर आप शुरुआत कर लोगे उस तरीके से तो अंत भी उसी तरीके से होगा। आश्रयता में शुरुआत करोगे, आश्रयता में ही अंत होगा। जीवन भर पर निर्भर बने रहोगे, किसी ना किसी की बाट जो होते रहोगे। और एक बात अच्छे समझना, जब आप किसी पर आश्रित होते हो ना तो आप उसकी जिंदगी भी खराब कर देते हो। ये शोषक शोषित के खेल में बर्बाद दोनों होते हैं। जब एक व्यक्ति किसी पे निर्भर होता है, बल्कि गुलाम ही बन जाता है दूसरे का, तो वो जो तथाकथित मालिक होता है उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। दोनों बर्बाद होते हैं, और जब दोनों बर्बाद होते हैं तो पूरा समाज बर्बाद होता है, राष्ट्र बर्बाद होता है, विश्व बर्बाद होता है। जिस किसी ने बंधन को स्वीकार कर लिया वो अध्यात्म से दूर हो गया ना, क्योंकि अध्यात्म का तो अर्थ ही है मुक्ति। जब अध्यात्म का अर्थ है मुक्ति और तुम जानते बूझते बंधन स्वीकार कर रहे हो, तो अब कौन सा अध्यात्म, कौन सी मुक्ति? और अगर मुक्ति नहीं तो जीवन भर तड़पोगे।
तुम्हें जिंदगी भर के लिए तड़प पर ही हस्ताक्षर करने हैं तो कर लो। पैसा आता जा रहा है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, भारत का जो उड्डयन क्षेत्र है, ये जो जहाज जिन पर आप उड़ते हो, एविएशन सेक्टर, इसमें मालूम है कितने प्रतिशत महिला पायलट हैं? 10%। और अमेरिका में कितने प्रतिशत हैं? अभी किसी ने बोल ही दिया, 3%। ये कितनी अच्छी बात है, समझो। आप अमेरिका से 3 गुना आगे हो। आप ही जिन हवाई जहाजों पर चलते हो ना, अगर 10 बार चल रहे हो तो 2 बार संभावना यह है कि कोई महिला वहां बैठी है कॉकपिट में। 2 पायलट होते हैं, उसमें से कोई एक तो महिला हो सकती है, इतनी संभावना है वहां पर। वो इतना बड़ा जहाज उड़ा सकती है, इतना पढ़ लिख जाती है, भारत में प्रधानमंत्री बन गई, भारत में राष्ट्रपति बन गई, मुख्यमंत्री तो बनती ही रहती है बीच बीच में किसी ना किसी प्रांत में, लेकिन फिर भी मजबूर है, फिर भी मजबूर है और धकेली जा रही है, निकल बाहर। ये दिया गया है मुझे, मैं पढ़ देता हूं आपसे। टॉक्सिक, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूं रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया का सजाना है। तुम सजावट की वस्तु हो, तुम क्या हो? तुम शोकेस हो, तुम फ्लावर वास हो, बुके हो, ये क्या है? और जो इसमें प्रतीक भी है, जो सिंबलिज्म भी है, वो है पूरा रिप्रोडक्टिव ही। दिख रहा है क्या हूं मैं? कली हूं। भंवरा आएगा पराग लेकर और पॉलिनेट कर जाएगा। दिख नहीं रहा है कि इन सब बातों के पीछे एक भौतिक दृष्टि है, एक कामुक दृष्टि है। भले ही इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक सांस्कृतिक विदाई गीत है, इसमें सांस्कृतिक कुछ नहीं है, इसमें बस कामुकता है और भौतिकता है। एक चीज है जिसको उठा करके यहां से वहां रख देना है और वहां उसका इस्तेमाल होगा, और यहां से उठा लिया गया है तो अब यहां उस पर खर्चा नहीं होगा। जितना तेरा खर्चा बचा उतना अब तू दहेज दे दे। भाई अभी तक तू इस पे खर्च किया करता था ना, अब तू नहीं खर्च करेगा इस पे, अब हम खर्च करेंगे, तो तेरा खर्चा हमारे ऊपर आ गया, चल तू दहेज दे। अब तो दिख नहीं रहा है तुम्हारा इस्तेमाल चीज की तरह किया जा रहा है। बच्चा पैदा करने की चीज, खाना बनाने की चीज, बिस्तर गर्म करने की चीज, सास ससुर की सेवा करने की चीज। तुम इस व्यवस्था में लगातार शामिल हुए ही जा रही हो। इंसान नहीं हो क्या? बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, क्या होगा? जेल में डाल देगा कोई, क्या करेगा? क्या कर लेंगे? वो नहीं निभाते दस्तूर, क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लेगा कोई? मार देंगे। मार तो तब भी देते हैं जब चले जाते हो पिया के घर। दहेज हत्याएं कम हो गई हैं क्या? पता है ना, दुनिया भर में महिलाओं के जितने मर्डर होते हैं उसमें से 75% उनके पतियों, प्रेमियों, घर वालों द्वारा ही किए जाते हैं। महिलाओं की जितनी हत्या होती हैं समूचे विश्व में, उसमें से 3/4 उनके पतियों, प्रेमियों और घर वालों द्वारा ही की जाती हैं।
तो तुम्हें कौन सी सुरक्षा मिल रही है दस्तूर वगैरह निभा करके? हाँ जी, और पिता से तो कम ही पिटती होंगी बेटियां, पिटती तो पति से ही हैं। हमने तो नहीं सुना कि पिता ने पीट पीट के मार डाला बेटी को। हाँ, भ्रूण हत्या वगैरह होती है, सब होता है बिल्कुल, लेकिन एक बार जन्म ले लेती है तब तो मोह ममता हो ही जाती है उससे थोड़ी, फिर तो कोई नहीं उसको जलाई पिता के घर में तो नहीं जाती ना। साथ ही में वो बोल भी रही है, मैया तेरे आंचल की मैं हूं एक गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है। वो बोल भी रही है, फिर भी बात नहीं समझ में आ रही। अधिकार है उस मर्द पे जो खड़ा हुआ है, ये सब देख रहा है, फिर भी कह रहा मैं विदा करा के ले जाऊंगा। तुझे ले ही जाना है तो फिर उसके मां बाप को भी साथ में लेके जा। ऐसे ऐसे फाड़ करके ले जाना, ये कहां की भलमन साहत है? इसमें कोई सज्जनता है? ये कोई सज्जन आदमी होगा जो किसी लड़की से कहे कि जब तक तू टीयर अपार्ट नहीं कर दी जाएगी अपने घर से, अपने खानदान से, माँ बाप से, तब तक मैं तुझसे रिश्ता नहीं बनाऊंगा। ये तो कोई अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता ये। सर इसमें भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। वो गाना ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हनिया नची जा रही है कि आ रहा है लेने। हाँ, वो एकदम फोर्सफुली। और दूसरा है कि हम तुझको उठाकर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर लेते। थप्पड़ नहीं मारूंगी उठाएगा तो। नहीं, वो उठा, म्यूजिक में उठा रहा है, वीडियो में ऐसा करके। देन ऑल दैट नॉनसेंस, इट्स ऑल वेरी बॉलीवुड फेड, वेरी वेरी बॉलीवुड फेड। बॉलीवुड से पहले भी विदाइयां तो होती ही थी, बॉलीवुड ने तो बस उस पर कैपिटलाइज करा है। भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। भाई बेटी नहीं है मेरी पर बहन तो मेरे भी है, मैं तो नहीं भुलाऊंगा कभी भी रो रो के। अगर है मेरे कलेजे का टुकड़ा, मैं क्यों उसे भुला दूं रो रो के? ये क्या है नॉनसेंस। एक और तो बोल रहा हो कलेजे का टुकड़ा है, बिल्कुल होगी, बहन होती है, फिर कह रहे हो उसे रो रो के भुलाना है। काहे को? मजबूरी क्या है? भैया तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है। तो फिर भैया कहते हैं यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। Atrocious. सो आचार्य जी, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा? अच्छा, लड़का नहीं शादी करेगा तो उसका क्या होगा? नहीं, ये बुढ़ापे में? लड़का लड़की दोनों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कि बूढ़े हो गए हो क्या? ये कितना बूढ़ा सवाल है कि जवानी में एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। बुढ़ापे में क्या होगा? मर जाओगे और क्या होगा? नहीं, जैसे बुढ़ापे में काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते उसके लिए हैं। अस्पताल होता है, पति नहीं। नर्स लगानी होती है, पति थोड़ी सेवा करेगा, करता भी नहीं पति सेवा। लेकिन मेरे पिताजी वहां पर पड़े हुए वेंटिलेटर में, मैं क्या कर पा रहा हूं? मिलने भी नहीं देते अस्पताल वाले, वो MICU में हैं। ऐसे जाके ऐसे देखना होता है और खट से 1 मिनट के अंदर वापस आ जाना होता है। देखने भी इसलिए देते हैं ताकि मानसिक सांत्वना बनी रहे, बस कुछ नहीं। डॉक्टर बोलते हैं कोई बात होगी आपको फोन कर दिया जाएगा। वो फोन भी करते हैं सिर्फ कंसेंट लेने के लिए। ट्रैक्यूटॉमी करने आ रहे हैं, कंसेंट दे दीजिए। ब्रोंकोस्कोपी करने आ रहे हैं, कंसेंट दे दीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। उनके कोई नहीं काम आ रहा उनके परिवार में से। मेडिकल साइंस काम आ रही है उनके, हॉस्पिटल काम आ रहा है उनके, और उनके पास अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस काम आ रहा है उनके। क्या कर लेंगे बच्चे, क्या कर लेगी पत्नी, कोई क्या कर लेगा?
वो जिस तरह से हमारा ख्याल रख सकते कोई नर्स नहीं रखेगी। ख्याल माने क्या है? नर्स ही ख्याल रख रही है। और ये कितना बड़ा अत्याचार है कि मैं अपना ख्याल रखने के लिए शादी करके एक नर्स को लेके आऊं, परमानेंट नर्स। वो तो है। ये अत्याचार नहीं है कि शादी करी और सोच रहा हूं अब ये बुढ़ापे में मैं टट्टी करूंगा पैंट में, फिर ये साफ करेगी। ये अत्याचार नहीं है। ये खुली बात क्यों नहीं करते हो फिर जब अरेंज्ड मैरिज में मिल रहे होते हो ना? कि देख ये काम है जिसके लिए तुझे लेके आ रहा हूं। मेरे सामने तो बता देते हो कि असली बात बुढ़ापा है, आमने सामने जवानों की तरह मिलते हो, हाय हाय। सीधे बोलो कि तू मेरे बुढ़ापे का हिसाब है, मुझे अल्जाइमर्स होगा, तुझे पैरालिसिस होगा, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कौन किसका सहारा है यहां पे? जो सहारा बन सकता है राम का नाम तो कभी लेते नहीं। जिंदगियां एक दूसरे की बर्बाद कर रहे हो बस। ये सचमुच आप लोगों को लगता है कि अभी जो कुछ कर रहे हो, लगता होगा। मैं जब IIM में था मुझे बड़ा झटका लगा था, ये क्या बोल रहे हैं। मैं जब IIM में था तो जो जॉब ऑफर्स आए थे उसमें से एक था एयर इंडिया का। तो उनको मैंने बताया कि मेरे पास पहले से ही UPSC वाली नौकरी रखी हुई है, मैं यहाँ पे उसके बाद MBA कर रहा हूँ। तो वो जो बोर्ड में बैठे थे उनमें से एक बोलते, नहीं, यू ज्वाइन दैट गवर्नमेंट जॉब। मैं कहा क्यों? बोले उसमें पेंशन मिलती है। मैं भाई मैं 24 साल का हूं, मैं पेंशन के बारे में थोड़ी सोचूंगा। पर वो बोर्ड में जो बैठे थे वो खुद बूढ़े थे, बोले नहीं, इससे अच्छा है कि आप वहां वापस चले जाओ, MBA पूरा करके एकेडमी जाओ और दोबारा ज्वाइन करो, वहां पेंशन मिलेगी। पेंशन? आदमी पेंशन के लिए जिएगा क्या? देखा जाएगा यार, जब बूढ़े होंगे देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मर जाएंगे, खत्म बात। ज्यादा तकलीफ हो रही है, सब हो रहा है, मर जाओ ना। मुझे जैनों का ये बड़ा बढ़िया लगता है, जब उनको दिखाई देता है खेल खत्म हो गया तो खुद ही मरना चुन लेते हैं। मेरा भी ऐसा ही रहेगा पक्का। मैं नहीं इंतजार करूंगा कि मौत आए मुझे घसीट के धीरे धीरे लेकर के जाए। जब दिखेगा कि अब कोई मैं सार्थक काम कर नहीं सकता, चलो खत्म, स्वेच्छा से खत्म करेंगे। किसी की गुलामी से, किसी के आदेश पर थोड़ी खत्म करेंगे। अपनी मर्जी से जिए, अपनी मर्जी से मरेंगे भी। कोई कुछ भी कर सकता है, हमें खाने के लिए थोड़ी मजबूर कर सकता है। खाना छोड़ देंगे, खत्म। बुढ़ापे की इतनी क्या चिंता है? अब मस्त जियो। देखो सुनो, इतनी जो बीमारियां भी लगती है ना, आधी तो इसीलिए लगती है क्योंकि शादीशुदा हो। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? इतने आदमी हार्ट अटैक से काहे को मरते हैं? अब जीवन भर किसी को बांध के रखोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। वो जो बंधी हुई है वो दिन रात फिर तुम्हारा खोपड़ा खाएगी। कभी सोचिए तो। और भारत में जितने पुरुष मरते हैं हार्ट अटैक से अनुपात के तौर पे, उतने दुनिया में कहीं नहीं मरते। क्योंकि जो बंधी होती है ना, उसकी आह लगती है, वो अपने तरीके से आपको हर समय कोंचती रहेगी, यहां से ताने मारेगी, यहां से कुछ करेगी। मरो। फिर कौन सा तुम शादी करके सेहत पे ध्यान देते हो, कौन सा तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, कौन सा तुम एडवेंचर पे जाते हो, ट्रेकिंग करते हो, बताओ ना। कितनी बेहाता महिलाएं स्विमिंग करने जा रही हैं, दिखाना, या टेनिस खेल रही हैं, दिखाना।
जब न दौड़ोगे न भागोगे, हाँ, न जिंदगी में जिम है, न पूल है, न कोर्ट है, न बैट है, न रैकेट है, तो बीमार तो पड़ोगे ही। और जब बीमार पड़ रहे हो तो तर्क ये दे रहे हो, अब मैं बीमार पड़ गई हूं इसलिए मुझे पति चाहिए, वो मेरा देखभाल। भाई इससे अच्छा जितना समय तुमने परिवार को दे दिया उतना समय तुमने सेहत को दे दिया होता, बीमार पड़ते ही नहीं। गलत बोल रहा हूं? जितना समय तुमने आपस की माथाफोड़ी में और फालतू में बच्चे पैदा करने में और सास ससुर के झंझटों में लगा दिया, उतने समय में सेहत का ख्याल रख लिया होता, 80 की उम्र में भी हट्टे कट्टे रहते। मेडिकल साइंस तो बहुत आगे बढ़ गई है। छोटी मोटी बीमारियों का इतना इलाज है, इतनी सारी बीमारियां तो आपको अब लग ही नहीं सकती, आप वैक्सीन लगवा चुके हो सबके सब। जिन बीमारियों से पिछली शताब्दियों में लोग सबसे ज्यादा मरा करते थे वो आपको हो ही नहीं सकती, आपको उन वायरस से कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत भयानक वायरस थे, बैक्टीरिया भी। कितना इमोशनल खेल है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज क्या लिखती है ये, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। ये तर्क क्या है, लॉजिक बताओ। वैसे कहते हैं ना, कोई सेंस है इस बात का? उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, यहां तक तो ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आगे? तो ऐसे इसको और बोल दे कि उंगली पकड़े तूने चलना सिखाया था ना, चल अब मुझे कुएं में गिरा दे। वो और ये लॉजिक बराबर का है। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूं तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। और पीछे से कोरस में समस्त भारत की महिलाएं गा रही हैं, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो। ये पूरे उत्तर भारत की स्त्रियां एक स्वर में कोरस दे रही हैं, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तुमने नहीं देखा था मुड़ के, तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई, उस बेचारी को भी बता रही हो मुड़ के ना देखो दिलबरो। तुमने कौन सी लाइन कहां गए होते? तो कोट करी थी, घास काट दी जाती है तो फिर वापस नहीं आती। कहाँ लिखा है? दोबारा नहीं उगती। फसलें जो काटी जाती है दोबारा नहीं उगती, वो फसल है और उसको काट दिया गया है। और ये फिल्में हिट हो जाती हैं। देखिए, स्त्री पुरुष संबंध शायद जीवन कि दूसरी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होते ही है। एक पुरुष होने के नाते अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है राम से, तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है वो तो स्त्री से ही होता है। ये जो दूसरा है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 2 का है एकदम। अगर ये आपने खराब कर लिया है तो जिंदगी खराब हो गई, दुनिया खराब हो गई, पृथ्वी खराब हो गई, आने वाली पीढ़ियां खराब हो गई, सब खराब हो गया। और दूसरा खराब कैसे होता है मालूम है ना? जब तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है और पहला भुला दिया जाता है। तीसरा कौन है? दुनियादारी, समाज, भौतिकता,
इधर उधर के लोभ, जब ये बहुत आकर्षक हो जाते हैं और पहले को हम भुला देते हैं, पहला है सत्य, राम, जीवन का उद्देश्य याद रखना जो है मुक्ति। अगर पहले को याद रखते हुए दूसरा संबंध बनाओगे तो ठीक चलेगा। भाई देखो, इंसान पैदा हुए हो, आदमी का औरत से संबंध रहेगा और स्त्री को पुरुष चाहिए होगा, ये निर्विवाद है, ये तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये दूसरे नंबर की बात है, पहला नंबर तो हमेशा राम का है। राम माने क्या? हाँ, ये भीतरी माया, इसको काटना, सत्य, मुक्ति, वो चीज याद रहे तो फिर स्त्री से पुरुष से भी संबंध अच्छा बनता है, संतानों की परवरिश भी ठीक हो जाती है और समाज भी ठीक चलता है। लेकिन जब वो पहला नहीं पता होता तो दूसरा बहुत बर्बाद होता है, और दूसरा बर्बाद होते ही सब बर्बाद हो गया। आप रह रहे हो किसी के साथ जिंदगी भर और कलह क्लेश क्या रखा है। और जो ये पति के घर भेजने का दबाव होता है, उसी का नतीजा होता है जो बात इन्होंने उठाई थी कि फिर पिता को लड़की की भ्रूण हत्या करनी पड़ती है, पिता को और माता को। उनको ही पता है ना कि ये क्या होगा, इसको तो उठा करके किसी को दे ही देना है कल, इस पर जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो तो सब जाएगा, वेस्ट ही जाना है। तो कहते हैं इसको पैदा ही काहे को होने देना है, इसको मार ही दो, उसको पैदा ही नहीं होने देते फिर। और ठीक वैसे जैसे दहेज की प्रथा रुकने में नहीं आ रही, उसी तरीके से फीमेल फीटिसाइड और अगर पैदा हो गई तो इन्फेंटिसाइड, ये रुकने में आ नहीं रहे हैं। मजेदार बात यह है कि चूंकि ये रुक नहीं रहे, इसीलिए हमने उनकी बात करना ही रोक दिया। मैं जब छोटा था तो दूरदर्शन पर भी विज्ञापन आते थे सरकार द्वारा प्रायोजित दहेज विरोधी। सरकार बार बार विज्ञापन देके सबको समझाती थी दहेज बुरा है, दहेज बुरा है, जितने तरीके। आज कौन दहेज की बात कर रहा है? इसी तरीके से कम 5, 7, 10 साल पहले तक होता था कि आप थोड़ा देहात की तरफ निकल जाओ तो वहां लिखा होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहां पर कम से कम इस बात को स्वीकार किया जाता था कि हाँ, भ्रूण हत्या चल रही है जबरदस्त। आज कोई नहीं उसकी बात करना चाहता। और जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है भारत में, वो दुनिया में सबसे बुरा है। ऐसा नहीं कि मां बाप अनिवार्य रूप से क्रूर हैं इसलिए बेटी को मार रहे हैं। जो कारण है वो सामाजिक और आर्थिक है। सामाजिक कारण क्या है कि इसको विदा कराना है, वही जो आप लोग बोल रहे थे कि समाज की मजबूरी है ना विदा कराना, ये सामाजिक कारण है। आर्थिक कारण क्या है? विदा हो जाएगी फिर हमें क्या मिलेगा इससे? ये तो एक नेट सिंक है, बस पैसे लेती है, कुछ वापस थोड़ी देती है। तो ये सब जो इमोशनल गाने वगैरह है ना, ये हत्यारे, खूनी गाने हैं। हम बात करते हैं एथनिक क्लींजिंग वगैरह की, करते हैं ना कि अरे इतने लाख फलानी एथनिसिटी के लोग मार दिए, कितनी बुरी बात है, रेशियल क्लींजिंग कर दी और ये सब हो गया। और ये जो जेंडर बेस्ड क्लींजिंग हो रही है, इसकी कौन बात करेगा? कभी हिसाब भी लगाया है कि कुल कितने करोड़ लड़कियां हमने मार दी हैं सिर्फ पिछले 10-20 सालों में ही, पैदा होने से पहले ही मार दी हैं। कहीं 2 हिंदू मर जाएं तो हम बहुत शोर मचाते हैं, अरे हिंदू मर गए, हिंदू मर गए। और खास तौर पे अगर उन हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया हो, तब तो शोर की कोई इंतहा ही नहीं रहेगी। और ये जो हिंदुओं के घरों में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, वो जो लड़की मरी है वो हिंदू नहीं थी क्या? जिस लड़की को तुमने गर्भ में मार दिया वो हिंदू नहीं है? और करोड़ों ऐसी लड़कियां तुम मार रहे हो हर साल, उनकी तुम बात नहीं करोगे। सर इसी में ही आगे एक और स्टार्ट है जहाँ पर जैसे पॉलिटिकल रैलीज भी होती हैं, इलेक्शंस भी होते हैं, तो वहाँ पर फार्मर्स का मुद्दा काफ़ी उठाया जाता है कि वो आत्महत्या करते हैं आर्थिक समस्याओं के कारण। पर
जो डेटा है वो कहता है कि भारत में हर साल जितने फार्मर्स सुसाइड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हाउसवाइफ सुसाइड करती हैं, पर ये कभी मुद्दा ही नहीं आता सामने। गाय है, नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी। उसको कौन सा इंसान की तरह देख रहे हो? पहले ऐसे ही गिनते थे, फलाने किसान के पास इतना पशुधन है और इतना स्त्री धन है। गाय को भी माना जाता है एक उर्वर संसाधन, फर्टाइल रिसोर्स। बच्चा देती है, दूध देती है, और स्त्री भी वही है, बच्चा देती है, दूध देती है। गाय मर जाती है तो कौन बहुत रोता है? स्त्री भी मर गई तो बस काहे को गिनना है? मीडिया काहे को इस बात को उठाए? मीडिया के पास ज्यादा मसालेदार मुद्दे हैं। ये सुनिए अपनी करतूत। हम बहुत भावुक लोग हैं ना, इंडियंस आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल। देखिए हम कितना सेंटिमेंटल स्लॉटर करते हैं। बिहार 908 माने 1000 लड़कों पे बाकी 92 कहां हैं? बाकी 92 कहां हैं? बताइए कहां हैं? वो फसल पहले ही कट गई। बहुत बढ़िया। अब बिहार की कुल आबादी सोचिए कितनी होगी? 12-14 करोड़ होगी। इतनी है ना? 12-14 करोड़ में 92/1000 के हिसाब से ले लीजिए, मोटा मोटा आप 10% के हिसाब से ले लीजिए, तो कितनी मिसिंग महिलाएं हैं? जितनी होनी चाहिए उससे 10% कम। 14 करोड़ लोग हैं तो 7 करोड़ महिलाएं होनी चाहिए, उससे 10% कम। तो माने कितनी मिसिंग है? बोलिए 70 लाख। ये तो कह रहे हैं यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। वो तो बचपन शुरू भी नहीं होता उसका। बचपन शुरू होने से पहले ही काम तमाम। हाँ, एक लड़की घर से भाग जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है मीडिया में, वो घर से भाग गई। एक लड़की का कोई कत्ल कर दे उसका प्रेमी वगैरह, तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है। और ये 70 लाख लड़कियां कहां हैं? बताओ ना मुझे, कहां हैं? ये बिहार था, मेरा प्यारा हरियाणा कहां है? हाँ, 893। और मर्दों का देश है भाई हरियाणा। नारियों का क्या काम वहां पे? एकदम ही फिजूल चीज है, पैदा ही नहीं होने देना इसको, खत्म, अभी काटो। पंजाब भी इससे बहुत बेहतर नहीं होगा। 904 पंजाब, कल्चर एक ही है हरियाणा पंजाब का। और ये गाने भी सब उधर के ही हैं। जितना स्लॉटर उतनी सेंटिमेंटैलिटी। यूपी बुरा मान रहा है, बता दूं फिर। 941 यूपी का 941 हरियाणा के 893 से बदतर है। बताओ क्यों? क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। राजस्थान, हाँ बिल्कुल राजस्थान होगा। हरियाणा को बुरा लग जाएगा। 891 राजस्थान, 891। शूरवीरों का देश है भाई। महिलाएं तो कमजोर होती हैं, क्या करना है वहां? तो शूरवीर चाहिए। तो 1000 लड़कियां अगर गर्भ में आती हैं तो उसमें से 109 मार दी जाती हैं। ये आपकी स्थिति है। और आप इन्हीं पुरुषों पर आश्रित होना चाहती हैं कि ये आपकी देखभाल करेंगे, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे।
ये पुरुष जो आपको जन्म नहीं लेने देते, ये आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आप हैं किस दिवा स्वप्न में? या बस नाचना है? डीडीएलजे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या था वो, उठा के ले जाएंगे, हम तुझको उठा के ले जाएंगे, बस नाचना है। ये मुझे नहीं समझ में। अच्छा, ये तो कारण दूसरा है। गोवा भी 838 है, पर उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इमिग्रेशन है ना, सारा बाहर के लोग आए हैं काम करने के लिए, और जो आए हैं वो पुरुष हैं। तो पुरुष चूंकि यहाँ बढ़ गए हैं तो स्त्रियों का अनुपात कम दिख रहा है। तो चंडीगढ़ कहा था, पंजाब हरियाणा के बीच में है, तो 838 चंडीगढ़। हमारा सिविलाइज्ड ले कॉर्ब्यूजियर का चंडीगढ़ 838। हाँ, वेस्ट बंगाल में अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। 973। इसीलिए यही बात है। और बंगाल जैसा ही माहौल त्रिपुरा का रहता है। त्रिपुरा में भी बंगाली ज़्यादा हैं। त्रिपुरा 1028। 1028। और आचार्य जी, ये तब है जब एंटीनेटल स्कैनिंग इलीगल। ये इलीगल एंटीनेटल, वो अलग तरीके से होती है अब। मतलब ये इलीगल हो चुका है स्कैन करना। हाँ। और उसके बाद अगर ये संख्या है तो ये भी बता रहा है कि वो इलीगल होने के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा जिन जगहों पर हमारी ये सेंटिमेंटल संस्कृति नहीं है, वहाँ मामला थोड़ा ठीक है। उदाहरण के लिए लद्दाख 1125, लक्षद्वीप 1051, केरल में भी ठीक होना चाहिए। केरल 951। हाँ, हिमाचल हिमाचल 875। पंजाब का पड़ोसी है। और हिमाचल का तो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल मैन पावर का एक्सपोर्टर है। तो हिमाचल के पुरुष मैदानों पे आके काम करते हैं, तो हिमाचल में तो महिलाओं की अनुपात और ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर सिर्फ 875 है। उत्तराखंड 984, पर कारण वही है, उत्तराखंड के पुरुष नीचे आ गए हैं मैदानों पे, तो महिलाएं वहां ज़्यादा होंगी। महाराष्ट्र 913। नेचुरल रेट 1000 नहीं होता बाय द वे, 1050 होता है। प्राकृतिक तौर पर लड़कियां थोड़ी ज्यादा पैदा होती हैं लड़कों से, तो अगर मारा ना जाए तो 1000 लड़कों पे 1020 या 1040 लड़कियां मिलेंगी। तो जब आप ये संख्या पढ़ रहे हैं तो इसको 1000 से नहीं 1050 से तुलना करिए। हाँ, चलिए।